पृथ्वी से मिलते जुलते लाखों ग्रह। पिछले कुछ सालों में उन एक्सोप्लैनेट्स की खोज अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। उनमें से कई जल्द ही हमारी टेक्नोलॉजी की पहुंच में होंगे। आप खुद ही सोचिए, करोड़ों साल पहले सभ्यताएं बसी होंगी और खत्म भी हो गई, और तब तो पृथ्वी भी नहीं बनी थी। लेकिन अगर हम दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश में जा सकते हैं तो क्या वो हमारे पास नहीं आ सकते? और कहीं वो हजारों सालों से ऐसा कर तो नहीं रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताएं अपने घरों से माइग्रेट होकर निकले और पृथ्वी पर पहुंच गए? उससे मानव सभ्यता को काफी फायदा होगा। ब्रह्मांड में एक दरवाजा बना है और उसके पार है वो सच जिससे हम अनजान हैं। उसे जानने के लिए हमें उस हर बात पर सवाल उठाने होंगे जो हम जानते हैं। सबूत हमारे आसपास ही है। हमारा भविष्य हमारी नजरों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं। हम कभी अकेले रहे ही नहीं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज प्रस्तुत करता है सीक्रेट्स ऑफ द एक्सोप्लैनेट्स। केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, 18 अप्रैल 2018 शाम के 6:51 पर एक फैल्कन 9 रॉकेट एक मिशन पर निकला। मकसद था नासा के बिल्कुल नए स्पेस टेलीस्कोप को ऑर्बिट में पहुंचाना। वो था ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट यानी टेस से पूरे आसमान को सर्वे किया जाएगा। पृथ्वी से करीब 100 लाइट ईयर्स दूर उन प्लैनेट का सर्वे जो इन तारों का चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगले 10 साल में टेस अपने प्राइमरी मिशन में कामयाब हो जाएगा। हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज में। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं। हम अभी एक्सोप्लैनेट्स के खोज के सुनहरे दौर में हैं। 20 साल पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे और प्लैनेट्स हैं या नहीं। लेकिन आज ये देखकर हैरानी हो रही है कि हम काफी बड़े पैमाने पर उनकी खोज कर रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके साथ तालमेल बनाने में हमें काफी परेशानी हो रही है। हाल ही में जब हमें गहरे अंतरिक्ष की खोज करने वाले सैटेलाइट्स और हाई पावर टेलीस्कोप्स मिले, तब हमने अपने नजदीक के ग्रहों को ज्यादा अच्छी तरह से समझना शुरू किया, खासकर ऐसे ग्रहों को जिनके ऊपर जीवन हो सकता है। मगर कुछ समय पहले इस बात को लोग मानते ही नहीं थे कि हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे कुछ और भी ग्रह हैं, बल्कि इसे कोरी कल्पना भी कहा जा सकता था। और जब 16वीं सेंचुरी में इटालियन फिलोसोफर और कॉस्मोलॉजिस्ट जेडानो ब्रूनो ने अपनी किताब एन इन्फिनिटी ऑफ वर्ल्ड्स में लिखा कि शायद कुछ और ग्रहों पर जीवन हो, तब उन्हें काफिर कहा गया और जिंदा जला दिया गया। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ब्रह्मांड के किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। जॉर्ज ब्रूनो को रोम की सड़कों पर जिंदा जला दिया गया था, मगर उनका कसूर क्या था? सिर्फ ये कहना कि शायद दूसरे ग्रहों पर भी जीव हैं? हम उस तरह से नहीं सोच सकते। इसके बाद हमारे सारे प्री डिस्पोजिशन और उनके पावर स्ट्रक्चर बदल गए थे। नहीं, कुछ और नहीं कह सकते। वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ तो है, इस बात में कोई शक नहीं है। हाल में ही 1990 की शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर्स उन दूर दराज के ग्रहों को आला दर्जे के हाई पावर टेलीस्कोप से भी नहीं देख पा रहे थे। किसी एक्सोप्लैनेट को देख पाना काफी मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम एक स्पॉटलाइट के सामने एक उड़ते जुगनू को ढूंढें। ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि तारे अपनी रोशनी से चमकते हैं, लेकिन प्लैनेट्स लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। एक तारा किसी प्लैनेट के मुकाबले 1000 करोड़ गुना ज्यादा ब्राइट होता है। नई टेक्नोलॉजी के बदौलत एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार 1992 में पृथ्वी पर मौजूद एक टेलीस्कोप की मदद से एक एक्सोप्लैनेट की खोज की थी। लेकिन इस तरह की खोज 2009 में तब और तेज हो गई जब कैपलर को लॉन्च किया गया, पहला ऐसा स्पेस टेलीस्कोप जिसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए ही बनाया गया था। 2018 में कैपलर की जगह ली ज्यादा शक्तिशाली टेस ने। नासा के नए सैटेलाइट टेस की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसे बनाया ही गया है एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए, और वो इसके लिए ट्रांजिट मेथड का इस्तेमाल करेगा। यानी जब कोई प्लैनेट किसी तारे के सामने से गुजरता है तो वो कुछ समय के लिए
उसकी लाइट को ब्लॉक कर देता है और तब लाइट ब्लिंक करने लगता है। उस टिप का सीधा सा मतलब है कि उसके सामने से कुछ गुजर रहा है। इस रेगुलरिटी से उसके ऑर्बिट का पता लगता है और ये नए प्लैनेट्स को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि एक्सोप्लैनेट्स के खोज का शुरुआती मकसद तो ये पता लगाना था कि हमारी गैलेक्सी में कितने ऐसे तारे हैं जिनके चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और जो नतीजे मिले वो बड़े चौंकाने वाले थे। हमारी गैलेक्सी में करीब 40,000 करोड़ तारे हैं। हमने अभी तक जो देखा है उससे यही पता लग रहा है कि हर तारे का कम से कम एक प्लैनेट है। इसका मतलब है कि हमारी गैलेक्सी में कम से कम 40,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं। 40,000 करोड़ ग्रह सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में। इतनी बड़ी संख्या में एक्सोप्लैनेट्स की खोज के बाद ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच ही बदल गई। मगर उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनमें से लाखों ग्रह ऐसे भी थे जहां पर जीवन हो सकता था, बल्कि वहां जीव पैदा भी हो रहे थे। इस मामले में एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऐसे ग्रहों की खोज उस क्षेत्र में कर रहे हैं जिसे वो गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। हमें एक ऐसे प्लेनेट की तलाश है जो अपने तारे से ना तो ज्यादा दूर हो और ना ही ज्यादा करीब, बिल्कुल सही फासले पर हो। ऐसे प्लैनेट्स जहां ऑक्सीजन और H2O पानी होगा, वहां एक एटमॉस्फेयर बन सकता है और जीव भी हो सकते हैं। हाल के ऑब्जर्वेशंस के बाद वैज्ञानिक ये देखकर हैरान रह गए कि गोल्डीलॉक्स जोन में कई ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन संभव है। हमारी गैलेक्सी में कम से कम 40,000 करोड़ प्लैनेट्स हैं। अगर हम उनमें से 1% को भी देख पाएं तो कई 100 करोड़ प्लैनेट्स को देख लेंगे और शायद वो रहने लायक हों। एक वक्त था जब हम यही मानते थे कि इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा कोई नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। उन एक्सोप्लैनेट्स की खोज के बाद हमें भी ये लगने लगा है कि ब्रह्मांड में दूसरे ग्रहों पर भी जीवन संभव है। अब तो ज्यादातर साइंटिस्ट भी इस बात से सहमत हैं कि ब्रह्मांड में किसी और जगह पर भी जीवन हो सकता है। हालांकि कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स के सबूत मिले हैं जहां जीवन हो सकता है, फिर भी कई वैज्ञानिक आज भी यही मानते हैं कि पृथ्वी के बाहर सिर्फ माइक्रोबियल या बैक्टीरियल जीव ही हो सकते हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है और इस दावे को दूर की कौड़ी मानते हैं कि उन ग्रहों पर न सिर्फ सोफिस्टिकेटेड इवॉल्व्ड जीव हैं, बल्कि वो बुद्धिमान भी हैं। उनमें से कुछ तो हमसे भी ज्यादा इवॉल्व्ड और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। आप खुद ही सोचिए, हमारा ब्रह्मांड करीब 1380 करोड़ साल पुराना है और पृथ्वी सिर्फ 460 करोड़ साल पुरानी है। करोड़ों सालों के दौरान न जाने कितनी सभ्यताएं बसी होंगी और खत्म भी हो गई, और तब तो पृथ्वी भी नहीं बनी थी। हालांकि अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं और इस बात ने वैज्ञानिकों की पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि अब जाकर उनकी कही हुई बातों की पुष्टि हुई है। पिछले कुछ सालों में इन एक्सोप्लैनेट्स की खोज बहुत बड़ी बात रही है। मुझे याद है जब पहली बार इस एक्सोप्लैनेट की खोज हुई थी, तब मैंने और मेरे कॉलीग ने कहा था कि ठीक है, ये तो पहला है, अभी कई और मिलेंगे। और आज रोजाना औसतन 3 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो रही है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी इकलौती नहीं है, और अब हमारी ये बात सच साबित हो रही है। हम काफी लंबे समय से यही सवाल उठा रहे हैं। हमारे पास इस बात के कई सबूत हैं कि हजारों सालों से यहाँ दूसरी सभ्यताओं के जीव आते जाते रहते हैं। अब हमारे वैज्ञानिकों को भी एक्सोप्लैनेट मिलने लगे हैं, तो शायद अब ये बात का भी पता चल जाए कि उनमें से कुछ जगहों से वो एलियंस पृथ्वी पर आते रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस गोल्डीलॉक्स जोन के ज्यादातर प्लैनेट्स हमारे पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं, पर सवाल ये है कि क्या वो वही थे जो हजारों सालों पहले पृथ्वी पर आए थे?
हालांकि अब मुख्य धारा के बहुत से वैज्ञानिक ये मानने लगे हैं कि थ्योरेटिकली हमारी गैलेक्सी में दूसरे ग्रहों पर भी बुद्धिमान जीव हो सकते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि उन ग्रहों की एक दूसरे से ही नहीं, हमारी पृथ्वी से ही दूरी इतनी ज्यादा है कि वहां से कोई परग्रही जीव पृथ्वी तक आ नहीं सकता था। ये एक ऐसी बात है जिसकी वजह से उनका संघर्ष सीधे एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट से होता है, जिनका कहना है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस ट्रेवल की सबसे अहम कड़ी तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी में नजर आती है, जो कहती है कि एक दूर दराज के तारे तक पहुंचने में कई सदियां नहीं बल्कि कुछ सेकंड लगेंगे। एटाकामा डेजर्ट, चिली। अगस्त 2016 लसिया ऑब्जर्वेटरी में एस्ट्रोनॉमर्स एक्सोप्लैनेट की तलाश कर रहे थे और उन्होंने बताया कि एक पृथ्वी जैसा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीबी तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी का चक्कर लगा रहा है। उन्होंने उस ग्रह का नाम रखा प्रॉक्सिमा बी और उसके बारे में कहा कि न वो सिर्फ पृथ्वी जैसा है बल्कि वो अपने तारे के इतने करीब है कि वहाँ जीवन हो सकता है। हमें हाल ही में एक बड़ा ही दिलचस्प एक्सोप्लैनेट मिला है, प्रॉक्सिमा बी। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से करीब 1.3 गुना बड़ा है, इसलिए साइंटिस्ट मानते हैं कि वहाँ चट्टानें होंगी और इसका मतलब है कि वो पृथ्वी के जैसा ही होगा। प्रॉक्सिमा बी शायद हैबिटेबल भी हो। हम शायद बड़े टेलीस्कोप से उसकी ज्यादा डिटेल में स्टडी कर सकें और अगले 10 साल में हो सकता है कि हमें उस प्लैनेट्स की पिक्चर भी मिल सके। प्रॉक्सिमा बी पृथ्वी से 4 लाइट ईयर से कुछ ज्यादा दूर है और वो यहाँ से करीब 40 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। इतनी दूरी के बावजूद एक ऐसा एम्बिशियस प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है जिसके तहत एक स्पेसक्राफ्ट को उसकी स्टडी के लिए भेजा जाएगा। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट नाम से उस प्रोग्राम की कल्पना की थी फिलांथ्रेपिस्ट यूरी मिलनर और कॉस्मोलॉजिस्ट सर्गेई स्टीफन हॉकिंस ने। मानव इतिहास में हम पहली बार तारों को देखने के अलावा और कुछ भी कर सकते हैं। हम उन तक पहुंच भी सकते हैं। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट का मकसद है पृथ्वी के करीब के ग्रह पर छोटे प्रोब्स को भेजना जो कुछ ही सेंटीमीटर मोटे होंगे। हम एक कंप्यूटर चिप लेंगे, उसे लेजर बीम से एनर्जाइज करके एक पैराशूट से बांध देंगे। उन लेजर बीम से पैराशूट खुलेगा और वो सबसे करीबी तारे तक उस चिप को पहुंचा देगा। उन्हें डिप्लॉय करने के बाद वो बस क्रूज करते रहेंगे। हम उसकी स्पीड भी लाइट की स्पीड के 20% जितनी बढ़ा सकते हैं और सच कहें तो अब अपने सबसे करीबी तारों तक पहुंचना आसान हो गया है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से चलने के बावजूद प्रोब्स को अपना सफर पूरा करने में 20 साल लग जाएंगे। लाइट की स्पीड निश्चित होती है। उसकी एक मिसाल है, सूरज की रोशनी 8 मिनट बाद पृथ्वी पर पहुंचती है और ज्यादातर चीजें तो यहाँ से लाखों या हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं। अगर हमें किसी और सभ्यता से आने वाला सिग्नल मिलता है तो वो बहुत ही बड़ी बात होगी, मगर वो बहुत दूर से आएगा। हो सकता है वो यहाँ कभी पहुँच ना पाए, हम उनसे कभी मिल ना पाए, क्योंकि हमारे बीच बहुत ही ज्यादा दूरी है। अगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट की ये बात सही है कि पृथ्वी पर उन एक्सोप्लैनेट से जीव आते रहे हैं जिनकी खोज हम आज कर रहे हैं, तो उन जीवों ने भी तो स्पेस ट्रेवल के उस बाधा को पार किया होगा और 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की उतनी लंबी दूरी तय की होगी। अगर आप साइंटिस्ट से बात करें तो वो बार बार एक ही बात कहेंगे कि तारों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि वो एलियंस पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं सकते थे। लेकिन आप एक बात सोचिए, वो हमसे कई लाख साल आगे हैं और हमारे पास जो आज टेक्नोलॉजी है जिसे देखकर हम हैरान होते हैं, वो सिर्फ 300 साल पुरानी है। हाल के वर्षों में ये कहने वाले एस्ट्रोफिजिसिस्ट की संख्या बहुत बढ़ गई है कि इंसान की अब इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल की बात उतनी मुश्किल नहीं रह गई है जितनी पहले मानी जाती थी। उनका कहना है कि थ्योरेटिकली ऐसा ही एक स्ट्रक्चर होता है, वॉर्म होल। स्पेस टाइम में एक ऐसा मोड जिसकी बात सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी और उसके जरिए 2 तारों के बीच की दूरी न सिर्फ कम हो जाएगी कि हम वो सफर बहुत कम वक्त में कर भी पाएंगे। अगर हम आने वाले समय में स्पेस ट्रैवल की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि हम वार्म होल्स के रास्ते ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और मॉडर्न थ्योरी ऑफ ग्रेविटी प्रभावित होगी। उन्हें मोड़कर 2 परतें बनेंगी जो एक दूसरे से अलग होंगी और हम उन्हें एक टनल से जोड़ सकते हैं। वो टनल ही वार्म होल होगी। आमतौर पर उन्हें स्टारगेट्स कहा जाता है क्योंकि उनके रास्ते हम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से सफर कर सकते हैं और अंतरिक्ष में दूर तक जा सकते हैं।
थियरी तो यही है कि जो स्पेस क्राफ्ट्स बॉम्ब होल्स बना सकते हैं तो वो दूर दराज के उन एक्सोप्लैनेट तक कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, बल्कि कुछ सेकंड में भी। अगर वो परग्रही सभ्यताएं हम इंसानों से ज्यादा उन्नत थी, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उन्होंने आज से सैकड़ों या शायद हजारों साल पहले स्पेस ट्रेवल का तरीका ढूंढ लिया हो? और अगर हाँ, तो क्या वो पृथ्वी पर भी आते थे? माउंट पालोमार, कैलिफोर्निया, 6 अक्टूबर 2013। कॉन्स्टेलेशन पेगासस का एक बहुत बड़ा रेड स्टार जो हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा बड़ा था, वो सुपरनोवा बन गया। पहली बार वैज्ञानिकों ने इतने विशाल तारे को इस तरह से मरते हुए देखा था। लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि चूंकि वो तारा पृथ्वी से 16 करोड़ लाइट ईयर्स दूर था, इसलिए शायद एस्ट्रोनॉमर्स जिस घटना को देख रहे थे वो 16 करोड़ साल पहले हो चुकी थी। हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में एक बात समझनी होगी, वो ये कि आज हम जो देख रहे हैं वो पुरानी बात है, क्योंकि लाइट फौरन यहां तक नहीं पहुंचती। और सुपरनोवा का मतलब है किसी तारे में हुआ विस्फोट। अगर उसके आसपास कोई प्लेनेट होगा तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर वहां जीव होंगे तो हम भले ही उन्हें आज देखेंगे, मगर वो काफी पहले हुए होंगे। पेगासस में उस तारे की मौत से एक बात तो सही साबित हो ही गई कि हमारा ब्रह्मांड न सिर्फ प्राचीन है बल्कि वो डायनामिक भी है। मगर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इस तरह की खोजों से इस बात की पुष्टि भी होती है कि उन्नत परग्रही सभ्यताओं को शायद दूसरी दुनियाओं की खोज के लिए अपने घर से दूर ही जाना पड़ा था। जब एस्ट्रोनॉमर्स हमारी गैलेक्सी में मरते सूरज की तलाश करते हैं, तो क्या ये नहीं हो सकता कि उस मरते सूरज के आसपास जिस उन्नत सभ्यता के जीव होंगे, वो थ्योरी के मुताबिक तो वहां से माइग्रेट करके किसी और सोलर सिस्टम में किसी ऐसे प्लेनेट पर जाते होंगे जो वास्तव में रहने लायक हो। हम जानते हैं कि आज से कुछ 100 करोड़ साल बाद हमारा सूरज भी सुपरनोवा बन जाएगा। इसीलिए हमें भी अब जल्द से जल्द किसी और हैबिटेबल प्लेनेट पर माइग्रेट करना होगा। हम ये नहीं कह सकते कि शायद एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने भी यही किया था। एंशिएंट स्टार सिविलाइजेशन ने वो जानते थे कि हमारा तारा सुपरनोवा बनने वाला है, और तब वो भी प्लेनेटरी माइग्रेशन पर निकल गए। क्या ये कहा जा सकता है कि इस कायनात की कहानी असल में कई अलग अलग उन्नत एक्सोप्लैनेट पर रहने वाले जीवों के एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल माइग्रेशन की कहानी है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। उनका कहना है कि इससे जुड़े सबूत उन प्राचीन कार्विंग्स से लेकर दुनिया भर में परग्रही सभ्यताओं से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की जांच पड़ताल से मिल सकते हैं। लसिया ऑब्जर्वेटरी, चिली, 2011। एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐलान किया कि उन्हें एक पृथ्वी जैसा बहुत बड़ा ग्रह मिला है जो कॉन्स्टेलेशन ओरायन में एक बहुत बड़े तारे का चक्कर लगा रहा है। वो ग्रह गोल्डीलॉक जोन में है और जिस तारे का चक्कर लगा रहा है वो भी हमारे सूरज जैसा ही है। इसका मतलब है कि वहां पर परग्रही जीव हो सकते हैं। ये बड़ी एक्साइटिंग बात है, क्योंकि हमें तलाश है पृथ्वी जैसे एक स्टेबल सोलर सिस्टम की। यही मकसद है। जहां तक एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट की बात है तो उनके लिए ये किसी एक्सोप्लैनेट की सबसे अहम खोज है, क्योंकि दुनिया भर की कई संस्कृतियों में ऐसी कहानियां हैं जिनमें ओरायन से आने वाले परग्रही जीवों की चर्चा है। और ये भी कहा गया है कि जो उन्होंने अपने सबसे अहम स्ट्रक्चर उसी कॉन्स्टेलेशन के अलाइनमेंट में बनाए थे। दुनिया भर में कई ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें ओरायन के मुताबिक बनाया गया है। उसकी एक मिसाल तो है गिजा का ग्रेट पिरामिड, जहां 3 पिरामिड्स को ओरायन की बेल्ट के मुताबिक अलाइन किया गया है। और अमेरिकन साउथ वेस्ट में भी ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनका संबंध ओरायन से है। नेटिव अमेरिकन मिथ्स में उन विजिटर्स या जीवों की चर्चा मिलती है जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन से यहाँ आए थे। सच तो ये है कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन पृथ्वी के कई शानदार आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में नजर आता है, और उन्हें देखकर मुझे तो यही लगता है कि एक जमाने में शायद उन्होंने ही हमारे पूर्वजों को ये स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया था, ताकि ये पता लग सके कि वो कहां से आए हैं।
क्या ये कहा जा सकता है कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन में जिस तरह से एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है, वहीं से परग्रही जीव पृथ्वी पर आते थे? आज से 1000 साल पहले एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, और उनका यह भी कहना है कि ओरायन एक ऐसा इकलौता स्टार सिस्टम नहीं था जहां से परग्रही जीव पृथ्वी पर आते थे। दुनिया भर में कई ऐसी संस्कृतियां हैं जिन्होंने अपनी ओरिजिन की जगह किसी और स्टार सिस्टम को बताया है। पेरू के क्यूचुआ लोग मानते हैं कि वो प्लाइयाडीज से आए थे। अफ्रीका में डोगन लोगों का कहना था कि वो मूल रूप से सीरियस स्टार सिस्टम से आए हैं। कई संस्कृतियां मानती हैं कि वो भी एक खास जगह से आए हैं, प्लाडियस या सीरियस से, जो शायद हमारे स्टार सिस्टम के करीब का एक प्लेनेट हो। और कम से कम माइथोलॉजी में कई ऐसे प्लैनेट्स की चर्चा है जहां शायद हमारे जैसे जीव रहते थे। हालांकि कई प्राचीन संस्कृतियों ने अपने देवताओं का घर दूर दराज के स्टार सिस्टम्स को बताया है, पर एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का कहना है कि सबसे पुरानी मानव सभ्यता सुमेरिया ने उन परग्रही जीवों के बारे में कहा था जो हमारे सौर मंडल के ही एक ग्रह से आए थे, उस ग्रह से जिसके बारे में हाल तक कहा जा रहा था कि वो हैं ही नहीं। न्यूयॉर्क सिटी 1976। लेखक जकराया सिचिंग की लैंडमार्क किताब आई द 12th प्लैनेट। यह सिचिंग के प्राचीन सुमेरियन लेखों के अनुवाद पर आधारित कई किताबों में से पहली थी। द 12th प्लैनेट ने पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में लाखों लोगों की सोच बदल दी। उसमें सिचिंग ने दावा किया है कि प्राचीन सुमेरियंस ने एक ऐसी प्राचीन नस्ल के बारे में लिखा है जो कभी पृथ्वी पर आई थी। वो थी अनुनाकी। अनुनाकी को हम बिना किसी हिचक के परग्रही भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुनाकी का मतलब ही होता है आसमान से आए हुए जीव। अनुनाकी का एक पूरा पैंथियन है। एक थे अनु, उन्हें सारे अनुनाकी का राजा माना जाता है। उनके 2 बेटे थे, एनिल और एनकी। कई सुमेरियन टैबलेट्स में उन्हें किसी बहुत बड़े से प्लैनेट से आया हुआ बताया गया है, एक रेडिश ग्लोइंग प्लैनेट से। अनुनाकी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कहां से आए थे। जेचार्या ने इसके लिए प्राचीन लेखों की जांच पड़ताल की और इस नतीजे पर पहुंचे कि एक ऐसी जगह से आए थे जो आज भी अनजान है, हमारे सोलर सिस्टम का 12th प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने रखा निबिरू 1। निबिरू को पृथ्वी से काफी बड़ा प्लैनेट बताया गया है और उसके ऑर्बिट भी इलिप्टिकल हैं, एक बहुत बड़ा अंडे जैसा ऑर्बिट। यहाँ की बड़ी बात यह है कि वो 3600 साल से सूरज का एक चक्कर लगाता है, यानी कि उनका एक सोलर ईयर हमारे 3600 साल के बराबर होता है। सिचिन मानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब अपने 3600 साल की कक्षा में वो ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब आ गया था। सिचिन का कहना है कि उसके बाद अनुनाकी जीवों ने अपने रॉकेट्स निकाले और पृथ्वी पर चले आए। इस तरह से वो इंसानों के संपर्क में भी आए थे। कई दशक तक एस्ट्रोनॉमर्स यही दावा करते रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में ऐसा कोई ग्रह है ही नहीं, मगर 2016 में कैलटेक के एस्ट्रोनॉमर कॉन्स्टेंटिन बेटिगन और माइक ब्राउन ने एक ऐसी खोज की जिससे यह थियरी गलत साबित हो सकती थी। बेटिगन और ब्राउन सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए बढ़िया तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ड्वार्फ प्लैनेट्स और दूर दराज की काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स को देखकर पता लगा रहे थे कि वो कैसे मूव करते हैं। अगर उनमें कुछ अलग व्यवहार नजर आता है तो उसके आधार पर नए प्लैनेट्स की खोज हो सकती है। और उन्हें मिला एक थ्योरेटिकल प्लैनेट साइज मैस, और वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में सूरज का चक्कर लगा रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स हमेशा से ये संदेह करते रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जो ग्रेविटेशनल एनोमलीज नजर आती है, उनसे तो यही लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कुछ और प्लेनेट भी हैं, प्लूटो से आगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने उस दूसरे प्लेनेट को नाम दिया है प्लेनेट एक्स, और वो एक बहुत बड़ा प्लेनेट था। एस्ट्रोनॉमर्स उसे देख नहीं सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एस्ट्रोनॉमर्स उसकी खोज कर लेंगे और साबित कर देंगे कि उसका वजूद है। बेटिगन और ब्राउन का कहना था कि प्लेनेट एक्स एक बेहद इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और उसे सूरज का एक चक्कर लगाने में कई हजार साल लग जाते हैं।
चक्रा सचिंग ने भी प्राचीन सुमेरियन टैबलेट्स का अनुवाद करने के बाद यही कहा था और बताया था कि हमारे सौरमंडल में एक और भी ग्रह है। इससे जुड़ी एक अहम बात यह है कि अगर हमने प्लेनेट एक्स की खोज कर ली तो शायद अनुनाकी को भी ढूंढ ले। ये एक दूसरे से जुड़े हैं। अनुनाकी और प्लेनेट एक्स की खोज एक दूसरे की हकीकत साबित कर देगी। क्या वो परग्रही जीव हमारे ही सौरमंडल के किसी ग्रह से पृथ्वी पर आए थे? और अगर पृथ्वी पर कई अलग अलग दुनिया से जीव आए थे तो सवाल यह है कि उनके यहाँ आने की वजह क्या थी? प्राचीन सुमेरियन टैबलेट के मुताबिक अनुनाकी एक चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, गोल्ड को। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, जून 2019। ट्रांस एस्ट्रोनॉटिक कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि वो नासा के साथ मिलकर स्पेस एस्ट्रॉयड माइनिंग के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 2015 में हमने ट्रांस एस्ट्रा को इनकॉर्पोरेट कर दिया क्योंकि हमने देखा कि स्पेसएक्स, एलॉन मस्क, ब्लू ओरिजिन, जेफ बेजोस और दूसरे एंटरप्रेन्योर्स ऑर्बिट में जाने के सस्ते और कारगर तरीके डेवलप कर रहे हैं। अगर हम ऐसे रॉकेट्स बना लेते हैं जो बहुत कम खर्च में ऑर्बिट तक चले जाते हैं, तब हम वहां अपनी इंडस्ट्रीज भी शुरू कर सकते हैं और ऐसी पहली इंडस्ट्री होगी एस्टेरॉयड माइनिंग। उन मेटल्स की खुदाई जो पृथ्वी पर बहुत कीमती हैं, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम। वो प्रेशियस इसीलिए हैं क्योंकि वो पृथ्वी पर ज्यादा मात्रा में नहीं है। सवाल उठता है वो कहाँ है? जवाब है एस्टेरॉयड्स पर। गोल्ड, कॉपर और जिंक जैसे मेटल्स की खुदाई तो पृथ्वी पर हजारों साल से की जा रही है और वो हमारी सभ्यता के लिए काफी अहम भी रहे हैं, मगर वो भी एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे और उसकी वजह यह है कि वो मूल रूप से पृथ्वी के नहीं हैं। जब हमारी पृथ्वी ओरिजिनली बनी थी तब वो पिघली हुई थी और ज्यादातर प्रेशियस मेटल्स पृथ्वी के केंद्र की तरफ चले गए। उस पिघली हुई अवस्था में ही सारे एलिमेंट्स पृथ्वी के गर्भ में चले गए और वहां से हम उन्हें निकाल नहीं सकते थे। उसके बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी और उसके ऊपर एक पपड़ी जमने लगी जो लाइटर मटेरियल से बनी थी। इस बात को सब मानते हैं कि उन मेटल्स के बिना टेक्नोलॉजी और सभ्यता दोनों में से कुछ भी संभव नहीं था, मगर इंसानों की किस्मत अच्छी थी जो करीब 380 करोड़ साल पहले एक अंदाजे के मुताबिक कई लाख करोड़ एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए थे और उनसे उस वक्त सख्त हो चुकी पृथ्वी की पपड़ी पर उन हेवी मेटल्स की एक परत जम गई। ये एलिमेंट्स असल में पृथ्वी के थे ही नहीं। ये सारे एलिमेंट्स पृथ्वी पर कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के साथ आए थे जो पृथ्वी से काफी समय पहले टकराए थे। हम आज पृथ्वी पर जितने भी प्रेशियस मेटल्स की खुदाई करते हैं वो सब एस्टेरॉयड से ही आए हैं। उतनी बड़ी संख्या में एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी की पपड़ी पर इतने मेटल्स जमा हो गए कि जो यहाँ ब्रोंज एज आया, आयरन एज आया और आज की टेक्नोलॉजी सिविलाइजेशंस आई। लेकिन हाई टेक्नोलॉजी में कई मेटल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है और उसकी आज बहुत कमी है। इसी वजह से बहुत से एक्सपर्ट मानते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट ही हमारी फिर से मदद करेगी। एक आम एस्टेरॉयड कई 100 मीटर डायमीटर का होता है और वो रेयर अर्थ एलिमेंट जितनी मात्रा में होते हैं उतनी मात्रा में तो आज तक पृथ्वी पर भी नहीं मिले। आज नासा के डेटाबेस में 6000 से ज्यादा एस्टेरॉयड हैं और माना जा रहा है कि उनमें से आसानी से पहुंचने लायक 10 एस्टेरॉयड पर खुदाई करने पर 15 लाख करोड़ डॉलर के रिसोर्सेज मिल सकते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट से हमारी सभ्यता की जरूरतें सदियों के लिए पूरी हो जाएंगी या भविष्य में हजारों साल तक के लिए। इसके लिए सबसे नेचुरल तरीका है कि हम एक स्पेस क्राफ्ट बनाएं, एस्टेरॉयड्स पर जाएं, वहां खुदाई करें और उन एस्टेरॉयड्स का पूरा फायदा उठाएं। हम तो यही मानते हैं कि दूसरे बुद्धिमान जीव अगर वो वाकई हैं तो वो भी यही तरीका अपनाते होंगे और अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर हमारे करीब के कुछ एक्सोप्लैनेट्स पर बुद्धिमान जीव रहते हैं तो क्या वो भी जानते हैं कि उस एस्टेरॉयड बेल्ट में इतने रिसोर्सेज हैं? और पृथ्वी पर भी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के मुताबिक ऐसा ही है। उनका कहना है कि पृथ्वी एक चीज के मामले में ज्यादा समृद्ध है, इसलिए ये प्रीसियस मेटल्स की तलाश में घूमने वाली किसी भी दूसरी उन्नत सभ्यता के लिए बहुत अहमियत रखती थी। वो चीज है लिक्विड पानी। अगर एलियंस भी एस्टेरॉयड बेल्ट में खुदाई करना चाहते थे तो उन्हें एक बेस की जरूरत थी जहां वो रिग्रुप और रिफ्यूल कर सके।
और उस बेल्ट के बहुत करीब एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पृथ्वी। दूसरी दुनिया के जीव भी यहाँ क्यों आते थे? शायद इसीलिए कि पृथ्वी का बड़ा भाग पानी से ढका है। वो यहाँ इसीलिए रुकते थे ताकि वो पानी को अलग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल सके, जो उनका फ्यूल था। अगर हमारे पास एक ऐसा क्राफ्ट हो जो हाइड्रोजन पावर से चलता हो, तो हमारे पास हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। हो सकता है पृथ्वी उन दूसरी दुनिया के जीवों का एक पड़ाव रही हो। क्या ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर आने वाले परग्रही सभ्यताएं सिर्फ एक मरते तारे का चक्कर लगा रहे हैं, अपने ग्रह से भागे रिफ्यूजीज भर नहीं थे, बल्कि वो एक प्रीसियस मेटल्स की कुदरती संसाधनों को पाने के लिए आई थी, जैसे कि पानी? अगर हां, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी पर आने वाले वो मेहमान काफी हद तक हम जैसे ही दिखते थे? लसिया ऑब्जर्वेटरी, चिली। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसे ग्रह की खोज की जो रहने लायक था, और वो ग्लीजा 667c नाम के तारे का चक्कर लगा रहा था। वो पृथ्वी जैसा ग्रह काफी बड़ा और गोल्डीलॉक्स जोन में ही है। हालांकि अभी वहां जीवन के सबूत ढूंढने हैं, फिर भी वैज्ञानिक ये अंदाजा लगा पाए हैं कि वहां जीवन कैसे विकसित होगा। जब हम दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन की कल्पना करते हैं, तो हम ये भी मानकर चलते हैं कि उन प्लैनेट्स का एनवायरनमेंट ये फैसला करता है कि वह किस तरह के जीव विकसित हो सकते हैं। अगर वो प्लैनेट्स पृथ्वी से ज्यादा बड़े होंगे तो जाहिर है इंक्रीज्ड ग्रेविटी की वजह से वहां के जीव छोटे होंगे, बहुत से ज्यादा स्टेबल लाइफ फॉर्म होगा ताकि वो गिरे नहीं। इसी वजह से बड़े प्लैनेट्स पर रहने वाले जीव छोटे प्लैनेट्स पर रहने वाले जीवों के मुकाबले कद में छोटे होते हैं। पृथ्वी की तरह उस ग्रह पर भी विकास की सबसे अहम फोर्स होती है उसके सूरज की ताकत। ग्लेसी 667c एक रेड ड्वार्फ स्टार है, एक एम स्टार, और वो सूरज के मुकाबले सिर्फ 1.4% ब्राइट है। चूंकि एम ड्वार्फ स्टार सूरज के मुकाबले काफी छोटा होता है और ज्यादा ठंडा भी, इसलिए उनसे ज्यादा लाइट नहीं निकलती। क्योंकि उस तारे से सूरज के मुकाबले कम लाइट निकलती है, इसलिए वहाँ रहने वाले जीव भी हमसे बिल्कुल अलग होंगे। चलिए कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ग्लीस 667c पर जीवन है, और वो जीव हमेशा से घने अंधकार में रहते हैं। उस तरह के किसी प्लैनेट पर रहने वाले वैसे जीवों को उसी तरह से देखना पड़ेगा जैसे पृथ्वी पर उल्लू देखते हैं। जाहिर उनकी आंखें बहुत बड़ी होंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट का इस्तेमाल कर सके। उनकी आंखें भी काफी हद तक मकोड़ों की आंखों जैसी होंगी, जिससे वो अलग लाइट स्पेक्ट्रम्स और हीट सिग्नेचर्स को देखते होंगे। उनका देखने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग होगा। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट को इन ब्यूरो में उन लोगों की कही हुई बातों की झलक नजर आती है जो अगवा किए गए इंसानों ने बताई थी। एलियंस अबडक्टीज में भी वैसे ही एलियंस देखने की बात कही थी, और उनमें सबसे आम हुलिया था 4 फुट ऊंचा कद, ठिंगने ग्रे, बड़े सिर वाले, बड़ी आंखों वाले एलियंस। और जहां इतनी ज्यादा ग्रेविटी हो, वहां कोई 6 फीट का कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। ठिगने कद के ग्रे एलियंस जिनकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी, क्या ऐसा हो सकता है कि ग्लाइज 667c का चक्कर लगा रहे उस रहने लायक ग्रह पर ही वो जीव रहते थे जिन्हें यूएफओ कम्युनिटीज में ग्रेज कहा जाता है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो यही मानते हैं कि ग्लाइज 667c का चक्कर लगा रहा वो ग्रह हाल के वर्षों में खोजी गई कई दुनियाओं में से बस एक है जहां से वो परग्रही न सिर्फ आज बल्कि हमारे अतीत में भी आते रहे हैं। माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, अप्रैल 2013। एम्स रिसर्च सेंटर में नासा के वैज्ञानिकों ने ऐलान किया कि केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने 2 नए एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है और उनके ऊपर जीवन हो सकता है। उनका नाम केपलर 62e और 62f रखा गया, और ये वाटर वर्ल्ड्स हैं, ऐसे ग्रह जिसे एक विशाल समुद्र ने ढक रखा है। प्लैनेट 62e और f बड़े ही एक्साइटिंग है क्योंकि उनके ऊपर समंदर है और वो हैबिटेबल जोन में है। अगर किसी प्लैनेट पर समंदर हो तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वहाँ जीव भी हो। अगर वहाँ एक वाटर वर्ल्ड है और उसका एक एटमॉस्फेयर है, मतलब पानी है, तो जाहिर है वहाँ रहने वाले जीव भी पानी में रहने वाले जीव ही होते होंगे। वो शायद इंसान जैसे नजर नहीं आते होंगे, 2 पैर वाले,
दो हाथों वाले ना हो, मरमेड्स जैसे हो। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि कई शुरुआती सभ्यताओं में इस बात का जिक्र है कि आसमान से एम्फीबियस मछली जैसे जीव आते थे। देवता माने जाने वाले उन जीवों को चाइना, सब सहारन अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और इजिप्ट जैसी कई और जगहों पर देखा गया था। कहा गया था कि वो एम्फीबियस जीव दिन के वक्त इंसानों के बीच रहते थे और रात होते ही नदियों या झीलों में चले जाते थे। क्या ये जीव केपलर 62e और F जैसे वाटर वर्ल्ड से आए थे? अगर उस तरह के जीव वाकई हैं तो वो जरूर पानी की दुनिया में इवॉल्व हुए होंगे, उन जगहों पर जिन प्लैनेट्स पर समंदर है। और अभी एक्सोप्लैनेट्स की जो खोज चल रही है उसमें से इस तरह के कई दुनियाओं का पता चला है। ये आधे इंसान आधी मछली जैसी देवता थे तो हमारे जैसे ही, मगर वो पानी में रहते थे और उन वाटर प्लैनेट से आए थे। शायद दूसरी दुनिया के जीव पृथ्वी पर इसलिए भी आते थे कि यहाँ विशाल समंदर थे और पानी में रहने वाले उन जीवों को पृथ्वी पर भी अपने घर जैसा माहौल मिल जाता था। अगर हमें अंतरिक्ष में कभी एलियन जीव मिले तो क्या वो दिखने में हमारे जैसे होंगे? नहीं, वो बिल्कुल हमसे अलग होंगे और उनकी बुद्धि भी हमसे अलग होगी। आज हमारे वैज्ञानिक रहने लायक एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर रहे हैं, तो कहीं उन्हें वही ग्रह तो नहीं मिल रहे जहां से वो परग्रही जीव पृथ्वी पर आते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट तो कहते हैं कि हाँ, यही बात है और दावा है कि एक बार फिर से जीवन की खोज में बहुत बड़ी क्रांति होगी, क्योंकि नासा जल्दी ही अंतरिक्ष में एक नई और बेहद उम्दा टेक्नोलॉजी लॉन्च करने जा रहा है। जेनीवा, स्विट्जरलैंड, 8 अक्टूबर 2019। एस्ट्रोनॉमर्स मिशेल मायोस और डिडियर क्लॉज को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया 1992 में पहले एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए। उसके बाद वर्षों में 4000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की जांच पड़ताल करके उन्हें कैटेगराइज किया गया है और आज रोजाना नए नए एक्सोप्लैनेट मिल भी रहे हैं। चलिए आज हम एक साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप बाहर जाकर आसमान में उन हजारों तारों को देखिए। उनमें से हर एक के चारों तरफ ऑन एवरेज एक न एक प्लैनेट चक्कर लगा रहा है और उनमें से हर 20 में से एक पृथ्वी जैसा प्लैनेट है। इसलिए आज रात जब आप तारों को देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि कोई न कोई आपको अंतरिक्ष से जरूर देख रहा है। नासा ने 2021 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया, एक ऐसा सैटेलाइट जो ऐसा काम कर रहा है जिसे आज तक नामुमकिन माना जाता था। वह एक्सोप्लैनेट की काफी डिटेल्ड रंगीन फोटो ले रहा है। जेम्स वेब टेलीस्कोप उन सभी से अलग तरह का टेलीस्कोप है जिन्हें आज तक हमने स्पेस में भेजा है। उसकी बदौलत से हमें एक्सोप्लैनेट से रिफ्लेक्ट होने वाली और स्पेक्ट्रम का कुछ इंफ्रारेड पार्ट भी मिलेगा और तब हम वहां जीवों की तलाश भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम उन दूसरी दुनियाओं की तस्वीर देखेंगे या वहां रहने वाले जीव को देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मुझे तो पूरा यकीन है कि जल्दी ही हमें ये पता लग जाएगा कि आसमान में जो एक्सोप्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जीवन है और शायद बुद्धिमान जीव हैं जो इतने काबिल हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में भी आ सकें। उसके बाद तो पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटीज में एक भूचाल सा आ जाएगा और उसके साथ साथ रिलीजियस कम्युनिटीज में भी। अगर एस्ट्रोनॉमर्स खोज कर लें कि उन एक्सोप्लैनेट्स पर बुद्धिमान जीव रहते हैं तो क्या वे हमें जाने पहचाने से लगेंगे? क्या उन्हें वहां से एम्फीबियस ह्यूमनॉइड जीव मिलेंगे, प्राचीन काल के देवताओं जैसे, छोटे कद के ग्रेज एलियंस जिनके बारे में अगवा हुए लोगों ने बताया था? क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कुछ जीव ऐसे ग्रह से आते हों जो पृथ्वी जैसे हों और वो हमसे काफी मिलते जुलते भी हों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी की तो यही मान्यता है कि जो जीव हमारे सोलर सिस्टम से बाहर से आते थे और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से इंटरेक्ट करते थे, वो हमारे डीएनए को मैनिपुलेट करके इस ग्रह पर जीवों की रचना करते थे, हमारी जो उन जैसे दिखते थे और काफी मिलते जुलते भी थे। हम जैसे जैसे और ज़्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज करते जाएंगे, उनसे मानव सभ्यता को उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। मुझे तो यकीन है कि हम जल्द ही अपने होम प्लैनेट को ढूंढ लेंगे, उस जगह को जहां से हमारा ओरिजिन है।
सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो यही होगा कि वो हमारे जैसे नहीं दिखते, बल्कि हम उनके जैसे दिखते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। वैज्ञानिक आज भी ऐसे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं जहां पर जीव रह सके। तो क्या उन्हें यह पता लग सकता है कि वो न सिर्फ परग्रही जीव हैं, बल्कि वो वही जीव हैं जो सदियों पहले पृथ्वी पर आते थे? और क्या हमें यह भी पता लगेगा कि प्राचीन संस्कृतियों में हमारे पूर्वजों ने जिन्हें अनदेखा देवता दिखाया है, वो असल में जीते जागते जीव थे और हमसे ज्यादा अलग भी नहीं थे? हो सकता है कि हम जल्द ही दूर दराज के एक ऐसे एक्सोप्लैनेट की सैटेलाइट इमेज देखें जिससे हमें न सिर्फ मानव सभ्यता के भविष्य का घर नजर आए, बल्कि वो जगह भी दिखे जहां हमारे प्राचीन परग्रही पूर्वज रहते थे। धन्यवाद इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।